4 अरब रुपया है जो हाई कोर्ट्स के या अदालतों के फैसलों की वजह से, स्टे ऑर्डर्स की वजह से एफबीआर कलेक्ट नहीं कर पा रहा। और ये इतनी बड़ी रकम है कि जिससे एक बिल्कुल आप समझिए कि एक इंतजामी बहरान पैदा हो चुका है। और काबीना ने ये जो स्टे ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी कंसर्न का इजहार किया था, आज काबीना ने भी इस कंसर्न का इजहार किया है और लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल से ये कहा गया है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके साथ ये मामला जो है वो उठाएं। अब इस वक्त तकरीबन 150 स्टे ऑर्डर हर महीने जो हैं उनका हमें सामना है और उसमें गलतियां तो ये नहीं हो, ये बात तो तय है कि ये जजेस की वजह से स्टे नहीं हो रहे, इसमें जो वकला है, जो हुकूमत के वकला है, उनकी भी खामियां होंगी, इदारों की भी गलतियां होंगी। लेकिन ये एक बहरान है जिससे इस वक्त हुकूमत जो है वो मिल रही एक नबरदाजमा है। और इसके साथ साथ एक काबीना ने ये रिकमेंडेशन भी की है लॉ मिनिस्टर साहब को कि वो जुडिशरी के साथ ये मामला उठाएं कि एक फोरम होना चाहिए जिसमें कि जुडिशरी और हुकूमत और बाकी इदारे मिलकर जो पॉलिसी इश्यूज हैं उनमें जो है वो कुछ ना कुछ राब्ता कार तय कर सके, क्योंकि अभी बिल्कुल मुकम्मल ब्रेकडाउन है जुडिशरी का इंतज़ामिया से, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ा इंतज़ामी बहरान जो है वो मुल्क उसका सामना करता है और कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले के ऊपर एक संजीदा जो नुक्ता नज़र है जुडिशरी का वो इसके ऊपर आएगा और हम चाहते हैं कि इस तरह का एक सेटअप क्रिएट हो जिसमें कि जो बड़े फैसले हैं उनमें हुकूमत और हुकूमत में और तमाम जो दीगर इदारे हैं, जिस तरह से इन इदारों में एक मुकम्मल इस वक्त यकजहती और यकसानियत है और पॉलिसी डिसीजन के ऊपर इस वक्त हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि वो इदारों को साथ लेके चलती है। हमारा किसी इदारे से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हम एहतराम करते हैं। आधे घंटे में सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो आधे घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इससे पहले आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था तो उन्होंने तो जाके सुप्रीम कोर्ट पे हमले ही कर दिया था। सो हमारा एटीट्यूड ये नहीं है कि हम इदारों के साथ लड़ें, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये कोई सियासी फैसला नहीं होगा, ये एक मुल्क की एक समझिए कि बहुत ही अहम इंतज़ामी ज़रूरत है कि एक ऐसा सेटअप हो जिसमें कि जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उनका पस मंज़र उनके सामने रखा जा सके और अदालतें जो हैं उनकी एक इस तरह के अहम इंतज़ामी मामलात में एक नुक्ता नज़र जो है अदालतों को हुकूमत का पता होना चाहिए। हर मामले के ऊपर जिस तरीके से इस वक्त जो है वो एक तो पाकिस्तान में लिटिगेशन बहुत सस्ती है दुनिया के मुकाबले में, लिहाजा हमारे यहाँ हर शख्स ही जो है और फ्रिवलस लिटिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर एक अमल दरामद करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमने जो बाकी केसेस भी देखे हैं, नैब के मुकदमात हैं, बाकी मुकदमात हैं, इनमें जो एक तवालत है वो एक पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बड़ी जो है वो समझिए कि एक मसला बना हुआ है। इन मामलात के ऊपर जुडिशरी को हम समझते हैं कि एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जिसमें कि हम मिल बैठ के इन मामलात का कोई हल जो है वो निकाल सकें। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि 4 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो रीशेड्यूल हुआ है 2027 तक। इसमें पेरिस क्लब और नॉन पेरिस क्लब दोनों जो हैं वो शामिल हैं। यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि अब तक तकरीबन हम 2.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान में लोगों को लगाई जा चुकी है और ये बिल्कुल मुफ्त है। मैं आपको यहाँ भी याद करा दूं कि आपको याद होगा कि सबसे पहले सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बड़क मारी थी कि हम वैक्सीन जो है वो मंगवाएंगे और लगाएंगे, लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड आज जो पेश किया है इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने, सिंध हुकूमत ने $1 की भी वैक्सीन जो है वो नहीं मंगवाई और सारी वैक्सीन जो है वो वफाकी हुकूमत से ही जो है वो सिंध में गई है। इसके बावजूद कराची में जो वैक्सीन का
लगने की जो शरह है वो मुतासर कुन नहीं है बाकी शहरों के मुकाबले में, और इसी वजह से कराची में ज़्यादा मामला भी होता है। लेकिन बहरहाल हमारा ख्याल यही है कि इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तकरीबन इसमें $725 मिलियन जो है वो उसकी हमें वैक्सीन ख़रीदने के लिए मिले हैं। बाकी जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से जो है वो हासिल किए। $2.5 बिलियन से ज़्यादा हमने वैक्सीन जो है वो दरामद करके लगाई है, और इसी वजह से हमारा जो एक इस वक्त खसारा है वो भी काफ़ी जो है वो ऊपर गया है। यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स आए हैं री पोल में, उसके ऊपर वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म साहब को मुबारकबाद दी है। और जिस तरीके से हमने ये जो री पोल है इनमें कामयाबी हासिल की तरीके इंसाफ में, एक बड़ी खुशाइन बात है। इसमें सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि 2-3 जो दोबारा जो डिस्कशन में जो EVM के ऊपर जो बात हो रही थी और हमारा जो इंसिस्टेंस थी वो इन इलेक्शंस में एक बार फिर साबित हो गई है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप देखें तो जो पेशावर और डेरा इस्माइल खान के जो इस वक्त इलेक्शंस हुए हैं इनमें और दीगर इलाकों में भी, यहाँ पे जो वोट रिजेक्शन है वो आपका जो जीतने वाला का हारने वाले का मार्जिन है उससे ज़्यादा। अब EVM में आपकी वोट रिजेक्ट नहीं हो सकती, और इसीलिए हम ये समझते हैं, और ना ही इनके ऊपर अगर RO जो है वो दूसरे से मिल जाएगा तो आप डबल ठप्पे लग सकते हैं। तो इस तरह से कि इन वजूहात से हम अब भी ये इंसिस्ट करेंगे कि EVM जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्शन कमीशन को हमने पहले भी ये कहा, फिर हम ये कहना चाहते हैं कि इंतखाबात के लिए टेंडर करें और EVM ख़रीदें। और आपने ख़ुद भी, ये लॉ में भी है, आपने ख़ुद भी कहा है, तो हमें समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन इसमें अभी तक मूव क्यों नहीं कर पा रहा और वो आगे EVM जो है वो क्यों नहीं ख़रीद रहा। तकरीबन इसके साथ जो एक मामला इस वक्त चल रहा है, हमने बहुत इसको जो है वो बर्दाश्त भी किया है और इस चीज़ों के ऊपर हमने बड़ी टॉलरेंस भी दिखाई है। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर और फिर अब कुछ चैनल्स में भी जिस तरीके की घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, ये अब कम अज़ कम पाकिस्तान में आम जो संजीदा तबका है वो समझता है कि मामला हाथ से ही निकल गए। और इसके लिए अब बहुत अहम है कि हम जो कानून साजी जो हमने नहीं की पहले वो कानून साजी की जाए और सख्त जो इक़दामात हैं इस ज़िमन में वो उठाए जाएं, क्योंकि इस कानून साजी ना होने की वजह से जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी और कुछ जो हमारे टीवी भी हैं उनमें भी यूँ लग रहा है कि कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। लोग जो थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर सकते हैं वो पाकिस्तान में केस फाइल नहीं कर रहे हैं, वो लंदन जाके केसेस फाइल कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे कवानीन के ऊपर, हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर किस कदर लोग जो हैं उनका एतमाद मजरू हो चुका है। और पाकिस्तान में जो शरीफ लोग हैं वो तो बिल्कुल एक समझिए कि इन लोगों के हाथों बेबस है। और सिर्फ ये मामला इंडिविजुअल्स का नहीं है, ये मामला इदारों का है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का है। ऐसे ऐसे मामलात के ऊपर जो है वो पाकिस्तान में प्रोपेगेंडे की मुहिम जो है वो यहाँ पर चलाई जाती है जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ख़तरा है। हेट स्पीच के ऊपर यहाँ पे पूरी कैंपेन चलाई जाती हैं, उन पे कोई कार्रवाई जो है वो नहीं। सारे जो आपके इल्ज़ामात का इस वक्त जो सिलसिला है वो चलता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि सारे के सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं, उनमें सजा ही नहीं होती। पकड़ते हैं आप, 2 दिन बाद जो है वो बंदा छूट के घर चला जाता है। लिहाजा इनमें काबीना ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि लॉ मिनिस्ट्री इन कवानीन को बेहतर करे और ऐसे कवानीन लाए जाएं जिसमें इस तरह के जो अनासर हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। और कुछ से तो इंशाल्लाह हम निपट भी रहे हैं और इस सिलसिले में जो कार्रवाइयाँ हैं वो अब शुरू होंगी और आप देखेंगे कि इसके ऊपर इंशाल्लाह हम इस चीज़ को लाइटली नहीं जाने देंगे। वज़ारत कॉमर्स की सिफारिश पर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तंजीमें नौ करने की मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी के बाद बोर्ड में चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कॉमर्स मिनिस्ट्री, वज़ारत सेहत, वज़ारत ख़जाना के नुमाइंदगान
सरकारी डायरेक्टर्स के तौर पे शामिल होंगे हमायूं बशीर साहब, मोहतरमा पूरू सिदवा, मोइन फौदा और अनवर मंसूर खान बतौर खुद मुख्तार डायरेक्टर्स जो हैं वो शामिल होंगे। काबीना ने कॉमर्स मिनिस्ट्री की सिफारिश पर बैनुल-अक़वामी कंपनी पीजो को पाकिस्तान में गाड़ियों का कारोबार शुरू करने की खातिर जो गाड़ियां टेस्टिंग के लिए आनी है उनकी जो मंजूरी दी है कि वो मंगवा सकते हैं। 21 दिन का इसमें डिले था, वो डिले बेसिकली कंडोन करना था। इसी तरह से कॉमर्स मिनिस्ट्री की सिफारिश पर MS ट्राइकॉम विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड को जंपर ठट्ठा में 50 मेगावाट विंड इसका टरबाइन का मंसूबा है, उसके लिए 2 क्रेनें उन्होंने मंगवानी है, उन पे कस्टम ड्यूटी जो है उसका सस्ना दिया गया है। 34,500 मैट्रिक टन मूंग की दाल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान को बरामद करने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी। सऊदी अरब के साथ 821.80 मिलियन डॉलर कर्जों की अदायगी जो है उसको रीशेड्यूलिंग हो गई है, मौखर कर दिया गया है 821.80। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि तकरीबन 2027 तक 4 बिलियन डॉलर की अदायगियाँ जो हैं वो मौखर होंगी। और ये 4 बिलियन डॉलर जो है ये कोविड रिलीफ में हमें मिला है बहुत पेरिस क्लब और नॉन पेरिस क्लब दोनों से। काबीना ने वजारत ख़जाना की सिफारिश पर मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए जारी करदा बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स की मुद्दत में तोसी की मंजूरी दी है। डॉक्टर नवीद हामिद को मजीद 3 साल के लिए मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी पर बतौर मेंबर तैनात करने की मंजूरी दी गई है। जावेद हसन साहब को नैफटेक का जो चेयरमैन दोबारा 3 साल के लिए अपॉइंट जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ पाकिस्तान कैबिनेट ने पहली डिजिटल क्लाउड पॉलिसी की मंजूरी दी है। इसमें बुनियादी तौर के ऊपर इस वक्त जो डाटा है क्लाउड डाटा वो मुख्तलिफ जगहों पे मुनकसम है, उसको IT मिनिस्ट्री जो है वो एक जगह पे लाना चाहती है और उसके लिए क्लाउड पॉलिसी जो है वो लाई गई है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है जो अब चला जाएगा काबीना कमेटी की ज़ैली जो कमेटी है लेजिस्लेशन उस तक चला जाएगा। इसी तरह से वजारत दाखिला ने पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन शहरियों की वापसी के हवाले से मुआहदे की रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। इस मकसद के लिए दाखिला, खारजा, इंसानी हकूक और मशीर बर एहतसाब पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई थी और अब इसकी सिफारिशात जो हैं वो मुरतब हो गई हैं, अब इनको बरतानिया भेजा जा रहा है। स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 जो थी वो आज होनी थी, लेकिन आज चूँकि वो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की तबीयत ठीक नहीं है तो ये मौखर हो गई है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तैनातियों की मंजूरी दी गई है। जस्टिस रिटायर्ड मियां मोहम्मद अजमल, जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब साहब, जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद साहिर अली और सीनियर एडवोकेट सैयद अयाज जहूर जो हैं वो कमीशन के मेंबर होंगे। कैबिना ने फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल कराची ऑफिस कराची में एक कैंप ऑफिस के लिए जो है वो सेक्रेटेरिएट आर्टिलरी मैदान में ज़मीन अलॉट की है ताकि वो अपना वहाँ पे बना सकें। रेमडेसिविर जो 100 mg है उसकी रिटेल प्राइस जो है वो 3,967 रुपये 34 पैसे थी, उसको कम करके 2,308 रुपये 63 पैसे जो है वो कर दिया गया है। ये मैं आपको बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कामयाबियों को उतना हम नहीं करते। ये रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन जो कि कोविड के शुरू के दिनों में पाकिस्तान में बहुत महंगा था, सिफारिशों पर मिल रहा था और बहुत ही महंगा था, अब पाकिस्तान इसका मेजर एक्सपोर्टर है दुनिया में। रेमडेसिविर यहाँ पे बन के पाकिस्तान में बाहर जा रहा है। और इस तरह से जो कोविड मटेरियल जो 26 फरवरी को 2019 को जब पहला केस आया था, हम कुछ भी अपना नहीं बना रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया को कोविड के जो मटेरियल है वो एक्सपोर्ट करता है। ये बहुत ही हमारी बड़ी कामयाबी है। इसी तरीके से आज एक और बड़ी जो पॉलिसी है उसमें वजारत सेहत ने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी API सनत की तरक्की और फ़रोग़ के लिए नई पॉलिसी दी है। API ये हो रहा है कि इस वक्त जो ज़्यादातर दवाइयाँ पाकिस्तान में बन रही हैं वो उसकी आप समझें कि असेंबलिंग हो रही है। हम सारा उसका रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं और यहाँ पे हम दवाई बनाते हैं। अब इस पॉलिसी में हमने रॉ मटेरियल खुद बनाने का
जो है वो एक कदम उठाया है कि ये जो सारी यहाँ पे दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने पिछले 3.5 सालों में बहुत तरक्की की है, उसके ऊपर भी एक पूरी प्रेजेंटेशन मैं आपको दूंगा। लेकिन ये एक अब हमने एक नया स्टेप ये लिया है कि रॉ मटेरियल्स फार्मास्यूटिकल के पाकिस्तान में बने, और इसके लिए ये नई पॉलिसी जो है वो लाए गए। एक और बहुत ही बड़े फैसले में हमने फैसला किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जो कि PTI की एक बहुत अहम सपोर्ट बेस है, और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मुफाद के लिए, उनके फ़ायदे के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते हैं, करते हैं। इसी रवायत को बरकरार रखते हुए हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक सेपरेट अदालती निज़ाम वज़ा करने जो है उसकी मंजूरी दी है। इस निज़ाम के तहत जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मुकदमात हैं वो समरी ट्रायल के तौर के ऊपर जो है वो सुने जाएंगे, और इस्लामाबाद का जो एक्ट है वो आज काबीना ने बना के भेज दिया है CCI को, और इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब भी यही कवानीन जो हैं वो लेके आएंगे, जिसके बाद हमारे पंजाब, KP और इस्लामाबाद जो जहाँ जहाँ पे PTI की गवर्नमेंट्स हैं, इसी को हम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी करेंगे। वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक सेपरेट अदालतें जो हैं वो होंगी, जो समरी की ट्रायल की बुनियाद के ऊपर केसेस के फैसले जो हैं वो करेंगी। असूली तौर के ऊपर तो जुडिशरी जो है वो अगर देखे तो इस तरह के मुकदमात जो हैं वो हर शहरी ही का हक है कि वो जल्दी हों, लेकिन चूँकि यहाँ पे थोड़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से इन्वेस्टमेंट करके आते हैं, लगाते हैं, उतना अर्सा यहाँ रह नहीं सकते, उनकी मजबूरियाँ ज़रा ज़्यादा हैं, तो उनके लिए ये जो है वो किया गया है कि उसको हम कैसे ले करें। काबीना ने बस्का ब्लॉक में चाइना जिनहुआ ऑयल के जो वर्किंग इंटरेस्ट एंड ऑपरेशनशिप का 33.5% हिस्सा पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को मुंतकिल करने का मंजूरी जो है वो दी है। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ये बताया है कि ये बड़ा एक पेट्रोल के हवाले से फर्टाइल एरिया है, और हमारा ख्याल है कि जो इसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है वो गैर तसल्ली बख्श है, लिहाजा उसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान पेट्रोलियम को दिया गया है कि वो खुद एक एक्सप्लोरेशन की वहाँ पे कोशिश जो है वो करे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तौफीक अहमद साहब को MP1 स्केल में डायरेक्टर जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के ओहदे पर तैनात किया गया है। NI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही अहम इदारा है वजारत साइंस का, मुझे उम्मीद है कि इससे एक बहुत बड़ा जो तब्दीली है वो इसमें आ सकेगी। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की सालाना रिपोर्ट 2020-21 जो है वो पेश की गई है। इसके बाद काबीना ने कमेटी फॉर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक के 27 जनवरी 2022 के मुनक़्क़दा इजलास में लिए गए फैसलों की तौसीक की है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कराची पोर्ट ट्रस्ट पिपरी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का, ये जो रेलवे है ये एक कराची के लिए और पोर्ट के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, जिसके बाद एक रेलवे को एक्सेस हो जाएगा पूरा, एक तो ये कि वो पोर्ट के अंदर तक जा सकेंगे, और दूसरा एक ये जो हमारे वहाँ पे कंटेनर्स हैं उनको स्टोर करने के लिए एक पूरा नया प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे। गेम चेंजर प्रोजेक्ट है रेलवे का और मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम का, जो कराची बंदरगाह को एक बिल्कुल बदल के रह जाएगा। इदारा जाती इस्लाहात कमेटी यानी कैबिनेट कमेटी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के 5 और 12 जनवरी के मुनक़्क़दा इजलासों में लिए गए फैसलों की तौसीक की गई है। इसमें जो मर्जर होगा, जो IFC है यानी इंडस्ट्री फैसिलिटेशन सेंटर, इसको पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में मर्ज कर दिया गया है और मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन में इसको डाल दिया गया है। इसी तरह से जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है उसको अभी इसके ऊपर हतमी फैसला नहीं हुआ, बार अगली दफ़ा आएगा तो देखेंगे। नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंसर NHIRC को डिज़ोल्व कर दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन की सिफारिश के ऊपर ये हुआ है। ECC के 9 फरवरी 2022 के जो इजलास हैं उनमें जो फैसले हुए हैं उनकी जो है वो तौसीक की गई है। इसमें 555 मिलियन रुपया प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट के लिए पेपरा जो है उसको दिया गया है। टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट 8.190 बिलियन की जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो है वो दी गई है SAP प्रोग्राम की। इसी तरह से पाकिस्तान आर्मी
की जो कोविड-19 रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो पैसे थे वो रिलीज़ किए गए हैं। इसी तरीके से जो आज काबीना ने 15% जो सैलरी इनको इंक्रीज़ की थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बलूचिस्तान में ऐलान किया था, जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस की उसमें उसकी जो है वो मंजूरी दी है। और इसी तरीके से जो वफाकी हुकूमत की 1 तो 19 तक के मुलाजमीन हैं उनके लिए भी 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो अप्रूव किया गया है। ये थे जी आज के मामलात। जनाब नवीद अकबर आज न्यूज़ से ये बताइएगा कि काबीना ने आज कोई पेट्रोलियम समरी के ऊपर भी कोई गौर किया है कि पेट्रोलियम बढ़ेगी कम होगी, कीमत उस वाले पर बताएंगे आज क्या होगा? ये काबीना का फैसला नहीं होता, ये फैसला जो है ये तो जो है वो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का फैसला होता है। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। इसमें देखिए, तेल हमारे यहाँ तो जाहिर है हम तो नहीं हमारे यहाँ प्रोड्यूस तो नहीं होता, ये तो दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं यूक्रेन में, और दुनिया आप देखें किस तरह से एक दूसरे के हालात को मुतासर करती है कि यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की वो शूट अप हो गई है। अब उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं? हमारे यहाँ तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमारे पास तो है नहीं जो कि हम जो है रोज़ाना इसमें दे सकें, तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी, इसमें तो कुछ शुबा नहीं। सुनाउल्लाह साहब, एक तो ये बताया आपने कहा कि सिंध ने $1 की भी वैक्सीन भी खरीदी, पंजाब और केपी ने कितनी बहुत? उन्होंने कहा ही नहीं था ना, उन्होंने तो पहले ही कहा था कि हम फेडरल गवर्नमेंट से लेंगे। मैं तो सिर्फ उन बड़कों की बात कर रहा हूँ जो लगाई जा रही थी उसमें। अच्छा सर, ये बताएं कि अपोजिशन जो आजकल बात कर रही है तरीके अदम-ए-एतमाद लाने की, आपकी हुकूमत कल भी आपकी मीटिंग हुई थी, स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से निपटा जाएगा, है कि आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? लेकिन ये पहली बात तो यह है कि ये जो तरीके अदम एतमाद इन्होंने लानी है, उस दिन भी आपने देखा कि इनका ये तो 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की, इनसे हुकूमत नहीं हटी। अब सवाल ये है कि ये जो फजलुर रहमान साहब हैं या बिलावल साहब हैं या मरियम हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, अब आप मुझे बताइए कि हुकूमत हटाने की इनकी इस वक्त इनमें सकत है? इस वक्त तो ये अपने बोझ के तले दबे हुए हैं। फजलुर रहमान साहब को आप समझते हैं कि क्या वो पाकिस्तान में हुकूमत बना सकते हैं? 1150 पाकिस्तान में सीटें हैं जिन पे इलेक्शंस होते हैं। JUI इलेक्शन ही 60-70 सीटों पे लड़ती है। PMLN जो है वो 6 डिवीजनों की पार्टी है। पीपल्स पार्टी जो है वो 5 डिवीजनों की पार्टी है। अब ये सारे जब एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं तो फिर इमरान खान की बात आपको याद आनी चाहिए कि ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इनका इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ एक है, वो ये कि अपने जो मुकदमात हैं, जब भी आप शहबाज शरीफ का जो केस है जिसके ऊपर अभी फरूख हबीब जो है वो रेजोल्यूशन भी लेके जा रहे हैं नेशनल असम्बली के इजलास में कि ये इजलास ये जो केस है इसको लाइव दिखाया जाए ताकि लोग देख सकें कि किस तरह से चपड़ासी मकसूद चपड़ासी जिसकी तनख्वाह बेचारे की 20-25 हज़ार है उसके अकाउंट से 4 अरब रुपया निकल आया। मसरूर एहसन जो है जो 15,000-18,000 का मुलाजम था उसके अकाउंट से अरबों रुपये निकल आए। मंजूर पापड़ जो वाला जो पापड़ बेचता था उसके अकाउंट से, ताकि ये लोग ये सारी एविडेंस जो है वो खुद देख सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये केस जो है वो चले और असम्बली में इंशाल्लाह इस पर बड़ी बहस होगी इस बार कि क्या ऐसे मुकदमात जो हैं उनको लाइव दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि ये अगर इन केसेस से बच गए तो तरीके अदम एतमाद लाएंगे ना। फिलहाल तो मुझे तरीके अदम एतमाद तो नज़र नहीं आ रही है, मुझे जेलें नज़र आ रही हैं जो इन सब के लिए तैयार है। दो सवाल छोटे छोटे सर। एक तो ये कि आपके जो इत्यादी हैं MKM के अमीनुल हक साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम में कैटेगोरिकली कहा कि हमने जो दौरे किए थे अपोजिशन से या सियासी रहनुमाओं से मिले हैं, उसका मकसद था कि उन्होंने जो बल्दियाती बिल पे हमारी हमायत की उसका शुक्रिया अदा करना था। दूसरा, कल मोहम्मद सलाई साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि हम
साथ है प्राइम मिनिस्टर के या पीटीआई की गवर्नमेंट के, आप समझते हैं कि ये अदम एतमाद लाने के काबिल भी हो सकेंगे कि नहीं? अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये कि आपने अरेंजमेंट पे जो बात की है, एक ज़माना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो के ऊपर भी बड़ा कीचड़ उछाला जाता था। अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि खातून अव्वल के बारे में काफ़ी फेक न्यूज़ आ रही है। तो 3.5 साल हुकूमत को हो गए हैं, तो ये जो फेक न्यूज़ वाला मामला ये किस तरह सॉर्ट आउट होगा? लेकिन ये तो सॉर्ट आउट, मैं तो 2018-19 से कह रहा हूँ कि ये बड़ा पाकिस्तान का मेजर प्रॉब्लम है। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब तो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने पाकिस्तान की स्पॉन्सर्ड एक रेजोल्यूशन मंजूर की है जिसमें उन्होंने फेक न्यूज़ को बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। और अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल के ऊपर इस तरह की रेजोल्यूशन आना बड़ा खुशाइंद है और मैं ये समझता हूँ कि इसी को लेके आगे चलना चाहिए। मैं सिर्फ ये बताऊँगा, ये जो PMLN की पीपल्स पार्टी की तरफ से आम तौर के ऊपर सच्ची बात यह है कि इस तरह की जो ख़वातीन की तज़हीक के ऊपर मबनी गुफ्तगू या ट्वीट्स नहीं आती। ये एक पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक रहा है मामला। ये PMLN का जो मेजर प्रॉब्लम है और वो इस तरह का गंद बहुत उछालते हैं। पहले उन्होंने बीबी शहीद और नुसरत भुट्टो मरहुमा के ऊपर जो है वो एक पूरी कैंपेन उस वक्त खड़ी की थी। और अब दोबारा आप देखें कि कल मरियम नवाज़ ने एक ऐसे जो जिस बंदे के हक में ट्वीट की जो कि ये सारी कैंपेन लीड कर रहा था। तो इसका मतलब यह मरियम नवाज़ तो खुद खातून है और मेरा तो उनके लिए बड़ा एहतराम है, एक खातून लीडर होने की हैसियत से जो वो खुद को प्रिटेंड करती हैं। उनको तो कभी भी आप इस तरह की जो कैंपेन्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और स्पेशली इसका देखते हुए कि इसका सबसे बड़ा नुकसान तो उनको खुद होगा। और फिर जो कुछ मीडिया के कुछ जो 5-7 एंकर्स हैं, कुछ लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स होंगी, नौकरियां भी होती हैं कई लोगों की लगी हुई, वो जो है वो जो इस कैंपेन को चलाते हैं, फिर उनको जब जवाब आएगा तो फिर उनको और तकलीफ होगी। और देखें 100% किसी का कंट्रोल नहीं होता किसी के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी जो मुआशरा है उसकी जो इक़दार है उसको सामने रखना चाहिए और उस इक़दार के मुताबिक बिहेव करना चाहिए। अगर इस तरह से करेंगे तो फिर उसका जो है वो ज़ाहिर है फिर लोग जो है वो जवाब देते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं ये बड़ा जुल्म हो गया। अभी भी आप इंशाल्लाह देखेंगे कि हम एक भरपूर कार्रवाई करेंगे इन लोगों के खिलाफ। एक तो ये बता दें जो फरूक हबीब साहब रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं वो स्पेसिफिक टू शहबाज शरीफ होगी, क्योंकि अदालतों में तो और भी हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं, क्या उनकी भी लाइव कवरेज होगी? एक तो ये सर, दूसरा ये बताइएगा कि कल आपके इत्तेहादियों को ये कहना पड़ा वज़ीर आज़म को कि वो अपने पार्टी के लोगों से कहे कि वो घबराए नहीं। अब वाकई में आप लोग घबराए हैं तरीके से कि आपके इत्तेहादियों को कहना पड़ा कि आप लोगों को कहें कि आप घबराए नहीं? वो तो PM साहब चूँकि कहते हैं कि घबराए नहीं, तो उन्होंने तो ऐसे बरसबिल तज़किरा ये जिक्र किया कि घबराए नहीं। बात यह है कि जैसा मैंने आपको पहले कहा कि इनमें सख्त नहीं है। ये वो कहते हैं ना तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये 13वीं कोशिश है जो ये करना चाह रहे हैं। और अगर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं तो ये तो बड़ी एक तारीक अलामत, ये तो सारे तारीकी की अलामतें हैं जो हमारे सामने हैं। तो इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये माजी के लोग हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि बिलावल भुट्टो और मरियम को कराची और लाहौर के मेयर से अपना कैरियर शुरू करना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक बड़ी लंबी स्ट्रगल का नाम है, एक बड़ी इज़्ज़त और मर्तबे का और मुकाम है, उसके लिए उन्हें मेहनत करनी चाहिए। फिलहाल तो स्पेसिफिक शहबाज शरीफ साहब के लिए, लेकिन हम तो चाहते हैं बड़े केसेस जो करप्शन केसेस हैं उनको लाइव दिखाया जाए और कोर्ट्स को इसके ऊपर कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। इस वक्त तो जो सुप्रीम कोर्ट है बरतानिया की, वो सारे अपने केसेस बराह रास्त दिखा रहे हैं। थैंक यू।